हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो श्लोक है वह भी द्वितीय अध्याय का वैदिक स्वास्थ्य साहित्यम का ही है। 7वें नंबर का श्लोक। अष्टांग संग्रहे ज्ञाते वृथा प्राक्तंत्रयो श्रमः, अष्टांग संग्रहे अज्ञाते वृथा प्राक्तंत्रयो श्रमः। ये 7वें नंबर का श्लोक है। 2 ही श्लोक इसमें सिलेबस में है। इसके इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, यह श्लोक वैदिकी स्वास्थ्य साहित्यम के द्वितीय अध्याय से लिया गया है। इसमें अष्टांग संग्रह का महत्व बताया है कि किस तरीके से अष्टांग संग्रह का ज्ञान होना जरूरी है। बस इतना सफिशिएंट है इंट्रोडक्शन के लिए। और उसके बाद है पद विग्रह। तो पद विग्रह में क्या क्या आएगा, इसको अलग अलग हम ब्रेक कर देंगे। अष्टांग संग्रहे ज्ञाते वृथा प्राकतंत्रयो श्रमः, अष्टांग संग्रहे अज्ञाते, यहाँ पर ये पूर्व संधि अज्ञाते वृथा प्राकतंत्रयो श्रमः। इसमें बहुत बड़े पद नहीं है, एक ही पद है, उसको हमने विग्रह कर दिया यहाँ पर। अन्वय, अन्वय में क्या होगा, किसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले उस शब्द को लिखा जाता है, तो अष्टांग संग्रह के बारे में बताया जा रहा है, तो अष्टांग संग्रह सबसे पहले लिखेंगे। अष्टांग संग्रह क्या बताया जा रहा है, अष्टांग संग्रह का ज्ञान से है तो पहले के तंत्र का ज्ञान व्यर्थ है, तो अष्टांग संग्रह ज्ञाते प्राकतंत्रयो श्रमा वृथा। वृथा मतलब होता है, इसमें जो क्रिया है, जो एक्शन है, वो क्या है, वृथा। मतलब आपका जो समय है या जो आपने उसके ऊपर काम किया, जो श्रम किया है, वो व्यर्थ है। व्यर्थ होना, व्यर्थ होना मतलब हो गया क्रिया, तो लास्ट में आ गया। अष्टांग संग्रहे अज्ञाते प्राकतंत्रयो श्रमावृथा। तो यहाँ पर अन्वय है, बहुत ईजी अन्वय है, क्योंकि अष्टांग संग्रह के ही बारे में बताया जा रहा है दोनों लाइन में, तो अष्टांग संग्रह फर्स्ट में आ गया। बस सिर्फ वृथा को पीछे ले जाना है, क्योंकि वृथा एक्शन फॉर्म में है, इसलिए बस उसको पीछे जोड़ना है, बाकी एज इट इज़ वैसा ही वैसा रहेगा। तो अन्वय इसका बहुत ईजी है। मीनिंग है, ज्ञाते मतलब होता है प्राप्त होना, ज्ञात होना, किसी चीज़ की नॉलेज होना। श्रमा मतलब परिश्रम, मेहनत, एफर्ट्स। वृथा मतलब बेकार, वेस्ट। प्राकतंत्र मतलब पहले के तंत्र या पहले के शास्त्र, पहले के ग्रंथ जो लिखे हुए हैं वो प्राकतंत्र कहलाते हैं। व्याकरण के बारे में बताया है। प्राकतंत्र क्या क्या है, प्राकतंत्र में व्यंजन संधि है, का और ता के बाद में अष्टांग संग्रह, ज्ञाते में स्वर संधि है। तो अष्टांग संग्रह में जो इस वाले श्लोक में जो है व्याकरण वाला पोर्शन, अष्टांग संग्रह अज्ञाते स्वर संधि का हो गया। वाक्यार्थ क्या है, अष्टांग संग्रह जानने के बाद पहले के तंत्र जानने का श्रम व्यर्थ है, और अष्टांग संग्रह जानने पर पहले के तंत्रों का ज्ञान व्यर्थ है। अर्थात यदि अष्टांग संग्रह ज्ञान आपको है तो अन्य कोई उसके पहले के ग्रंथ जानने की आवश्यकता है नहीं है। यदि अष्टांग संग्रह नहीं जाए तो पहले के कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका ये वाक्यार्थ है। अब शास्त्रार्थ, ये सीधा सीधा मतलब हो गया। इस वाले जो श्लोक है इसमें अष्टांग संग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। किस तरीके से बताया है, बहुत ही सुंदर तरीके से, कि यदि अष्टांग संग्रह आपने पढ़ लिया है तो पहले के कोई भी तंत्र आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पहले के सभी तंत्र पढ़ लिए लेकिन अष्टांग संग्रह नहीं पढ़ा है, तब भी वो कोई आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो आपको अष्टांग संग्रह का जो काल है, जो टाइमिंग है, वो पता होनी चाहिए कि वो कब लिखा गया। तो अष्टांग संग्रह को लिखा है वृद्धभाग भट्ट जी ने। उनका जो काल है वो है गुप्त काल के आसपास का, जब चंद्रगुप्त काल था, शक राज्य था, उस समय का काल इतिहासकारों ने उनका डिसाइड किया है। उस काल से पहले चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब उपनिषद कालीन है, तब लिख चुकी थी, और ये सभी संहिताएं काफ़ी बड़े बड़े विस्तृत रूप में थी। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का जो उपनिषद काल है, उस समय का जो भौगोलिक स्थिति थी, जो मनुष्यों की स्थिति थी, वो बहुत अलग थी, और जब गुप्तकाल आ गया था उस समय तक बहुत परिवर्तन हो चुका था। उपनिषद कालीन कोई भी चीज़ यदि हम देखेंगे तो उसमें जो कुछ भी वर्णन है या जो कुछ चीज़ भी इफेक्टिव होती थी वो समय के हिसाब से कम होती चली गई, क्योंकि पर्यावरण में जो काल का प्रभाव था उसकी वजह से ऐसा होने लगा था। तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो लिखी गई थी वो बहुत विस्तृत भी थी, और दूसरा है कि वो एक अंग के ऊपर फोकस थी। जो पार्ट्स हैं चिकित्सा के, जो 8 अंग अष्टांग में सबसे पहले बताए थे, मतलब उनके नाम सुश्रुत संहिता में भी हैं, चरक में भी हैं, पर डिटेल में जो वर्णन है वो अष्टांग में आया है। तो वो एक, जैसे काय चिकित्सा में जो श्रेष्ठ है वो चरक संहिता बोलते हैं, सर्जरी शल्य में जो सुश्रुत संहिता में ज़्यादा अच्छे से वर्णन है। तो अष्टांग संग्रह ने समय को की आवश्यकता को समझते हुए पुराने जितने भी उसके पहले के ग्रंथ थे, प्राक तंत्र, पहले के जितने भी तंत्र थे,
उन सब का जो सार भाग था उसको अपने जो अष्टांग संग्रह थी उसमें लिखा। जो भी उस समय एप्लीकेबल थी या जो भी उस समय पर अवेलेबल था, तो उन सबको अपने ग्रंथ में उन्होंने स्थान दिया। और इस तरीके से स्थान दिया कि वो जहाँ से उन्होंने सार भाग लिया है उसमें भी परिवर्तन ना हो, और उस समय जिस समय वो ग्रंथ लिखा जा रहा था अष्टांग संग्रह, उसकी उपयोगिता रहे। तो ये बहुत सुंदर तरीके से ये वर्णन हो, इसीलिए अष्टांग संग्रह का और अष्टांग हृदय का इतना महत्व इस श्लोक में बताया हुआ है कि किस तरीके के पहले, अब वो चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, या उस समय की जो दर्शन फिलॉसफी चल रही थी वो हो, योग हो, तो बहुत सारे जो भी ग्रंथ थे उनको कंपाइल करके एक ग्रंथ में उन्होंने उसको लिखा। तो इस तरीके से अष्टांग संग्रह का जो महत्व बढ़ गया। तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ेंगे आप, उतना श्रम करेंगे, उससे अच्छा आप एक ग्रंथ पढ़िए, उसमें आपको सभी का जो इम्पोर्टेंट सार भाग है वो मिल जाएगा। अब यदि आपने अष्टांग संग्रह पढ़ लिया है तो फिर बात एक्स्ट्रा अलग कुछ पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि पहले के पढ़ लिए हैं और अष्टांग नहीं पढ़ा तब भी वेस्ट है, और नहीं पढ़ा है अष्टांग और बाकी सब पढ़ रहे हैं तब भी वो वेस्ट है। मतलब कुल मिला के आपको अष्टांग संग्रह पढ़ना ही पढ़ना है। इस चीज़ के लिए बताया जा रहा है कि आप अष्टांग संग्रह पढ़िए, उससे आपको सभी जो भी पैरेलल में जो भी तंत्र चल रहे हैं उनके बारे में आपको एक ही बुक से पता चल जाएगा। अष्टांग संग्रह ने 8 जो अंग हैं चिकित्सा के, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, उनकी चिकित्साओं के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि भाई अगर साला के ENT वाला पोर्शन है तो कैसे करना है, बाल रोग पीड़िया वाला जो पोर्शन है उसको कैसे टैकल करना है, सभी चीज़ों के बारे में जितना आवश्यकता थी उसके हिसाब से उसमें उन्होंने बताया है। बाकी जो तंत्र है वो एक एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो इस तरीके से अष्टांग संग्रह का महत्व बताया है। आप इसमें हिस्ट्री वाले पोर्शन में से अष्टांग संग्रह के जो महत्वपूर्ण योगदान है वो भी इसमें नोटेट करके लिख सकते हैं। अष्टांग संग्रह ने जो 8 अंग बताए हैं उनके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अष्टांग संग्रह के जो पहले के ग्रंथ हैं चरक सुश्रुत, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया जा सकता है। इस तरीके से आप इसको शास्त्रार्थ के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक श्लोक को कवर किया है। इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बस वही है कि मैं आपको सिर्फ गाइड कर रही हूँ। इन पॉइंट्स के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। अब इन पॉइंट्स का डिटेल आप लिखिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके इन पॉइंट्स में लिख सकते हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ मिल सकती है। तो हिस्ट्री से बहुत सारा पोर्शन आपको अष्टांग संग्रह का मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें अष्टांग संग्रह ने ही अपने लेवल पर विशेषता के रूप में बताई। जैसे एकल द्रव्य की जो श्रेष्ठता है वो अष्टांग संग्रह ने बताई कि सभी बहुत सारे द्रव्य किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसमें से श्रेष्ठ ये है, वो उसका योगदान था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको पढ़िएगा और इसमें लिख लीजिएगा। इस तरीके से ये वीडियो ये श्लोक भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ओके, ये वीडियो आज का इस वाले श्लोक का यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।